हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने अवतल और उत्तल दर्पण से बनने वाले जो प्रतिबिंब थे उनके बारे में तो हमने देख लिया था, और साथ में हमने उनके लिए चिन्ह परिपाटी का अध्ययन किया था कि वास्तव में जो चिन्ह होते हैं, साइंस होते हैं, प्लस और माइनस जो होते हैं किसी भी राशि के, वो किस हिसाब से चेंज होते हैं। ठीक है ना। और उसके लिए हमने कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी देखी थी। शॉर्ट ट्रिक के रूप में भी हमने अध्ययन किया था कि वास्तव में इस प्रकार से ये होता है। ठीक है। अब हम प्रयास करते हैं, देखो आगे का कि क्या होगा और किस प्रकार से होगा, तो उसके बारे में हम देखें। अगर एक प्रश्न था जो पिछले वीडियो में मैंने आपको रिपीट करके बताया भी था, और वही प्रश्न जो है वो दोबारा मुझसे पूछा भी गया है, तो मैं आपको वही जो टॉपिक है एक बार दोबारा बता देता हूँ, उसके बाद में हम आगे वाले टॉपिक्स देखेंगे। ठीक है ना। देखिए, एक टॉपिक था, हमने बोला था कि जो समतल दर्पण होता है उस समतल दर्पण से बनने वाला जो प्रतिबिंब है, हमने कहा था कि समतल दर्पण से जो बनने वाला प्रतिबिंब है वो समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब दर्पण के विपरीत ओर होता है। एक बात तो ये, और दूसरी बार हमने ये कहा था कि दर्पण के विपरीत ओर तो होता है, साथ में ये दर्पण से उतनी ही दूरी पर होता है जितनी दूरी पर वस्तु रखी हो। ठीक है। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब दर्पण के विपरीत ओर उतनी ही दूरी पर होता है जितनी दूरी पर वस्तु रखी हो। ठीक है, समझ रहे ना आप मेरी बात को। तो हमें ये गणितीय रूप से सत्यापित करना है कि वास्तव में ऐसा होता है। एक प्रश्न था ये, और ये पूछा गया प्रश्न है, और हालांकि आपकी बुक में नहीं है, ये राजस्थान एनसीईआरटी बोर्ड जो है इसके अंदर नहीं है ये किताब में। ये प्रश्न मैंने बस खाली एक जिज्ञासा हेतु आपको ये बता दिया था। हालांकि आपके नोट्स के अंदर है ये 8वें पेज पर, 7वें पेज पे इसका प्रश्न शुरू होता है, 8वें पेज से इसका डेरिवेशन। देखते हैं, देखो क्या होता है, कुछ किस प्रकार से होता है इसके बारे में हम देखें। देखिए, जैसे ये हमारे पास में एक समतल दर्पण हो गया, और ठीक है, और इस समतल दर्पण को हमने नाम दे दिया एम डैश। ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास में कोई एक वस्तु रखी हुई है इस बिंदु ए पर, तो इस वस्तु की दर्पण से जो दूरी है ये एपी हो गई, और हमें करना है, हमें सत्यापित करना है कि इसके विपरीत और प्रतिबिंब बनता है, मतलब इस बिंदु ए डैश पे प्रतिबिंब बन जाएगा। लेकिन ये प्रतिबिंब इस प्रकार से बनेगा कि ये दर्पण से उतनी ही दूरी पर होगा जितनी दूरी पर वस्तु रखी हो। मतलब दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी और दर्पण से वस्तु की दूरियां बराबर होनी चाहिए। हमने ये कहा है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी और दर्पण से वस्तु की दूरी बराबर होनी चाहिए। मतलब दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, एपी, और दर्पण से वस्तु की दूरी तो क्या होगी, एपी, और प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी हमारे पास में ए डैश पी। ठीक है। तो हमें ये सत्यापित करना है कि ये दोनों दूरियां बराबर होंगी। ठीक है। अब ये इस प्रकार से हमारे पास में कोई एक प्रकाश की किरण है जो इस वस्तु से चल रही है और इस प्रकार से इस दर्पण पर आपतित हो रही है ना। यहाँ से इसका परावर्तन होगा, और ये इस प्रकार से परावर्तित होगी कि इस बिंदु ए डैश से आती हुई प्रतीत होगी हमें। ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास में, और यहाँ हमने ले लिया आपतन बिंदु पे एक अभिलंब। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। इसके अलावा देखिए, जैसे ये कोई दूसरी प्रकाश की किरण है जो कि इस प्रकार से यहाँ पे आपतित हो रही है इस दर्पण पर, और इसका भी परावर्तन हो जाएगा, और इस प्रकार से इसका परावर्तन होगा कि ये इस बिंदु ए डैश से आती हुई प्रतीत होगी हमें। तो यहाँ से हो गया इसका परावर्तन। ठीक है। और जिस बिंदु पे प्रकाश की किरण आपतित होती है उस बिंदु पे ये अभिलंब बना लिया हमने। ठीक है। अब यहाँ से एक बात तो आपको ये पता होनी चाहिए कि देखिए, इस साइड में ऊपर की ओर देखिए, इन दोनों किरणों के मध्य की जो दूरी है वो लगातार बढ़ती जा रही है, और इन किरणों के मध्य की जो दूरी है वो लगातार बढ़ रही है। इसका मतलब क्या हुआ, इस साइड में तो इसका प्रतिबिंब बनेगा नहीं। वास्तव में यहाँ पे प्रतिच्छेद करती ही नहीं है। इनको आप पीछे की तरफ बढ़ाइए तो ये प्रतिच्छेद करती हुई प्रतीत होती है, मतलब बिंदु ए डैश पर प्रतिबिंब बनता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है। वास्तव में प्रतिबिंब नहीं बन रहा है, मतलब ये आभासी प्रतिबिंब है। ठीक है ना। एक बात तो ये, क्योंकि आभासी प्रतिच्छेद से बन रहा है। अब इस टॉपिक को आगे हल करने के लिए हम लोग कुछ काम कर देते हैं, बिंदुओं के नामांकन करते हैं पहले तो, और उसके बाद में हम कोणों के नामांकन और करेंगे। तो जैसे हमने एम डैश ले लिया था, और ये बिंदु P यहाँ पे आ गया, तो ये हो गया Q, और ये हो गया हमारे पास में Q डैश। ठीक है। ये R और ये R डैश। ठीक है। एक बात ये, अब इन कोणों के नामांकन और कर दीजिए आप। तो ये वाला जैसे हमने कोण ले लिया 1, ये वाला हमने कोण ले लिया 2, ये हमने कोण ले लिया 3, और ये हमने कोण ले लिया 4, है ना। ये वाला कोण हो गया 5, ये हो गया 6, ये 7, और ये
8 और ये जो कोण है ये हमने ले लिया 9 और ये वाला जो कोण है ये हमने ले लिया 10। समझ गए आप मेरी बात को? मतलब ये हमने इस प्रकार से कोणों के नामांकन किए हैं और अब हमें आगे देखना है इसके सत्यापन के बारे में। हमें ये सत्यापित करना है कि वास्तव में जो प्रकाश की किरण है ये जो प्रतिबिंब है वो उसी बिंदु पर बनता है, उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु रखी हो, लेकिन दर्पण के विपरीत हो। तो देखो पहली बात तो एक चीज तो यहाँ से सत्यापित होती है कि प्रतिबिंब जो है दर्पण के विपरीत और बन रहा है, वस्तु इधर थी और प्रतिबिंब इधर बन रहा है, दर्पण के विपरीत और बन रहा है। एक बात तो ये तो सत्यापित होती है, ये तो इस डायग्राम से देख के सत्यापित हो गई। लेकिन गणितीय रूप से हमें सत्यापित करना होगा कि वास्तव में जो प्रतिबिंब है दर्पण से उतनी ही दूरी पर बन रहा है जितनी दूरी पर वस्तु रखी है। मतलब दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी और दर्पण से वस्तु की दूरी बराबर है, हमें ये सत्यापित करना है। ठीक है, तो हम प्रयास करते हैं। देखो इसके बारे में क्या होता है, किस प्रकार से होता है। मतलब हमें दर्पण से वस्तु की दूरी क्या है AP और प्रतिबिंब की दूरी क्या है A'P, ये बराबर करना है। मतलब हमें क्या करना है, AP को बराबर करना है A'P के। हमें लेके आना है AP बराबर होगा A''P के। ठीक है, मतलब हमें इसको इसके बराबर करना है। ठीक है, समझ गए आप मेरी बात? अब ये करने के लिए आप देखिए, दो भुजाओं को बराबर करना है और दो भुजाओं को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, त्रिभुज सर्वांगसम होने चाहिए, त्रिभुजों को सर्वांगसम करना पड़ेगा आपको। तो ये AP कौन से त्रिभुज में आती है, APQ में, और A''P कौन से त्रिभुज में आती है, A''PQ में। हमें इन दोनों त्रिभुजों को कैसे करना पड़ेगा, सर्वांगसम करना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या होता है हमारे पास में। हमें त्रिभुज APQ को सर्वांगसम करना होगा त्रिभुज A''PQ के। ठीक है, और इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम करने के लिए देखिए इसमें जो भुजा है PQ ये तो कॉमन है। तो अगर हम किसी भी प्रकार से इस भुजा AQ को A''Q के बराबर कर दें और कोण 1 को कोण 9 के बराबर कर दें तो भुजा फिर बीच का कोण फिर भुजा, ऐसे नियम से त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। मतलब एक तो हमें AQ को A''Q के बराबर करना है और एक कोण 1 को कोण 9 के बराबर करना है। मतलब ये लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो आपको कोण 1 को बराबर करना है कोण 9 के, और दूसरा हमें AQ को बराबर करना होगा A''Q के। ठीक है, अब सीधी सी बात है, AQ और A''Q ये दो भुजाएं हैं, इन दो भुजाओं को आपको बराबर करना है। अब वही बात है, फिर से भुजाओं को बराबर करने के लिए हमें त्रिभुजों को कैसा करना पड़ेगा, सर्वांगसम करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं या नहीं होते हैं। तो देखो एक तो ये त्रिभुज बन रहा है AQQ' और एक दूसरा त्रिभुज बन रहा है A''QQ' बन रहा है ना। इन दोनों त्रिभुजों को आपको सर्वांगसम करना होगा। इसमें ये जो भुजा है भाई, क्योंकि AQ ये वाली भुजा कौन से त्रिभुज में आती है, AQQ' में आती है। साथ में ये जो भुजा है A''Q कौन से त्रिभुज में आती है, A''QQ' में आती है। ठीक है, तो इसमें देखो QQ' ये तो एक भुजा है जो कि कॉमन है इन दोनों त्रिभुजों में। अब इन दोनों भुजाओं को बराबर करने के लिए त्रिभुजों को आपको सर्वांगसम करना पड़ेगा। मतलब ये करने के लिए आपको क्या करना है, त्रिभुज AQQ' को सर्वांगसम करना होगा हमें त्रिभुज A''QQ' के। ठीक है, ठीक है। अब सर्वांगसम करने के लिए क्या हो सकता है, ये बीच में एक भुजा तो कॉमन है, तो आप क्या कर सकते हो, एक तो ये पूरा कोण कौन सा हुआ AQQ', उसको आप बराबर कर दो इस पूरे कोण के, मतलब A''QQ' के, एक तो ये बराबर हो जाए और साथ में ये कोण 5 और ये कोण 10 बराबर हो जाए। तो फिर कोण फिर भुजा फिर कोण, ASA नियम से त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। ठीक है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें एक तो कोण AQQ' को बराबर करना होगा हमें कोण A''QQ' के। ठीक है, और साथ में हमें कोण 5 को बराबर करना होगा कोण 10 के। ठीक है, तो ये होते ही ASA नियम से दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। सर्वांगसम हो जाएंगे तो इनके सर्वांगसम होने से ये हो जाएगा और ये होने से ये हो जाएगा और ये होने से ये हो जाएगा। ठीक है ना। हमें देखो सत्यापित करना है, प्रयास करते हैं हम लोग। पहला हमारा प्रयास है कि कोण 1 को कोण 9 के बराबर करें और अगर हो सके तो कोण 5 को कोण 10 के बराबर भी करें ताकि हमारा काम चल सके। ठीक है, देखते हैं, देखो करते हैं कोशिश। ये तो था आपका इसका डायग्राम। अब पीछे के कुछ टॉपिक्स या पीछे कुछ पॉइंट्स आप याद कीजिए। परावर्तन के बारे में हमने पढ़ा था और परावर्तन के पढ़ने के बाद में परावर्तन के कुछ नियम जो थे उनके बारे में हमने पढ़ा था। परावर्तन के लिए हमने 2 नियम देखे थे। पहला नियम हमने बोला था कि आपतित किरण, परावर्तित किरण व अभिलंब जो हैं वो तीनों पृथककारी तल के एक ही बिंदु पर मिलते हैं।
ठीक है। इसके अलावा दूसरा हमने देखा था कि जो दर्पण के बारे में जो हमने देखा था कि जो आपतन कोण होता है वो हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये दूसरा नियम था परावर्तन का, ठीक है। हमने कहा था कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। कोण आई बराबर कोण आर। आपतन कोण कौन सा होता है? आपतित किरण व अभिलंब के मध्य का कोण। और परावर्तन कोण कौन सा होता है? परावर्तित किरण व अभिलंब के मध्य का कोण। तो ये आपतित किरण कौन सी है? एक क्यू, और ये हो गया अभिलंब हमारे पास में। तो इनके मध्य का कोण कौन सा है? 2, तो ये आपतन कोण हो गया। और ये परावर्तित किरण और ये अभिलंब, इनके मध्य का कोण जो है 3, ये परावर्तन कोण हो जाएगा। और परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। मतलब कोण 2 जो है वो किसके बराबर होगा? कोण 3 के। और साथ में ऐसे ही ये 6 और 7 भी आपतन और परावर्तन कोण है, तो ये भी दोनों बराबर हो जाएंगे। तो कोण 6 बराबर होगा कोण 7 के, ठीक है। अब आप एक बात देखिए, ये जो भुजा आपको दे रखी है ये अभिलंब दे रखी है, ठीक है। और इस अभिलंब के लिए आपको ये पता है कि ये पूरा कोण 90 और ऐसे ही इधर वाला ये पूरा कोण 90 है। मतलब इस कोण 1 और 2 का योग 90 होगा, और ऐसे ही 3 और 4 का योग भी 90 होगा, ऐसे ही 5 और 6 का योग भी 90 होगा, और ऐसे ही 7 और 8 का योग भी 90 होगा, ठीक है ना। मतलब आप ये कह सकते हो कि कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर होगा कोण 3 प्लस कोण 4 के, ठीक है। और बराबर होगा 90 के, ठीक है ना। तो 90 के बराबर तो छोड़ो, आप ये आपस में बराबर तो हो ही गए। और ऐसे ही आपने बोला था कि 5 और 6 का योग बराबर होगा 7 और 8 के योग के। तो कोण 5 प्लस कोण 6 बराबर होगा कोण 7 प्लस कोण 8, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए 2 और 3 दोनों बराबर थे, तो ये दोनों बराबर हैं, तो इनको हमने कैंसिल कर दिया। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? कोण 1 बराबर कोण 4, ठीक है। 6 और 7 दोनों बराबर हैं, तो इनको आपने कैंसिल कर दिया। तो हमारे पास में आ जाएगा कोण 5 बराबर कोण 8, ठीक है। आई मेरी बात समझ में? अब यहाँ से अगर अपन देखें, कोण 1 बराबर कोण 4 है और कोण 5 बराबर कोण 8। इसके बारे में हम आगे देखते हैं। देखिए कैसे होगा। एक तो हमारे पास में बिंदु आ गया, कोण 1 बराबर कोण 4 है और कोण 5 बराबर कोण 8 है। चलो देखते हैं और कोशिश करते हैं। ये 1 और 4 बराबर हो गए, और ऐसे ही 5 और 8 बराबर हो गए। लेकिन ये 4 और 9 बराबर है क्या? शीर्षाभिमुख कोण है, ये एक्स की आकृति में है। ऐसे ही 8 और 10 भी बराबर है, क्योंकि ये भी शीर्षाभिमुख कोण है। तो यहाँ से हमें मिलता है कोण 4 बराबर होगा कोण 9 के। कोण 4 बराबर हो गया कोण 9 के। और यहाँ से हमें मिलता है कोण 8 बराबर होगा कोण 10 के, ठीक है। अब यहाँ से आप देखिए इन दोनों समीकरणों को मिलाइए। यहाँ से हमें निष्कर्ष क्या मिलता है? ये कोण 1 किसके बराबर है? 4 के। तो कोण 4 का जो मान है वो यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास में? कोण 1। तो इस कोण 4 की जगह आपने इसका मान लिख दिया कोण 1 बराबर कोण 9, है ना। ऐसे यहाँ से आपको कोण 8 का मान मिला था, ये आप यहाँ पे इसकी जगह लिख सकते हो। तो कोण 5 बराबर आ जाएगा कोण 10 के, क्योंकि हमें सत्यापित करना। देखो दोनों हो गए, 1 और 9 भी बराबर हो गए, और 5 और 10 भी बराबर हो गए ना। ये तो हमारा पास में कोणों का सत्यापन हो गया हमारे पास में, ठीक है ना। आगे भी हमें कुछ चीज़ें देखनी होगी। तो एक तो हमने सत्यापित कर दिया है कि कोण 1 बराबर है कोण 9 के, और कोण 5 बराबर है कोण 10 के, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये तो सत्यापन मिल गया कि कोण 1 बराबर हो गया कोण 9 के, व कोण 5 बराबर मिल गया हमारे पास में कोण 10 के, ठीक है। अब इसके बाद में अगर अपन देखते हैं क्या होगा और किस प्रकार से होगा, ये इन अनुक्रियाओं के बारे में हम विचार करें। देखिए अब देखो कोण आपने बराबर कर लिए, तो हमारा जो दूसरा जो प्रयास है वो क्या होना चाहिए कि हम लोग इस एक क्यू को किसके बराबर करें? ए डैश क्यू के। ये करने के लिए आपको इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम करना होगा, और इन त्रिभुजों को सर्वांगसम करने के लिए आपको ये 2 बिंदु लाने होंगे। इनमें से ये तो आ चुका है हमारे पास में, ये हमें लेके आना है, ठीक है। हमें लेके आना है कि कोण ए क्यू क्यू डैश, ये पूरा कोण 2, 3 और 4 का योग, और कोण ए डैश क्यू क्यू डैश, ये पूरा कोण, इनको हमें बराबर करना है। देखो इनको हम बराबर करेंगे, लेकिन हमें ये पता है, चूंकि आपने पीछे अभी सत्यापित किया कोण 1 बराबर होता है कोण 9 के, ये दोनों कोण बराबर है। अब चूंकि दोनों कोण बराबर हैं, दोनों पक्ष बराबर आपको दे रखे हैं, दोनों साइड आपको बराबर दे रखे हैं, इसका मतलब क्या होगा? अगर आप दोनों पक्षों में कोई समान चीज जोड़ते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना, और दोनों पक्षों में से कोई समान चीज घटाते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना है, ठीक है ना। इसका मतलब ये कहा जा सकता है कि अगर आप इन दोनों को किसी समान संख्या में से घटाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बराबर ही रहेंगे। तो इन दोनों समीकरणों को आप 180 में से घटा दो, इन दोनों ही पक्षों को।
तो यहाँ पे आ जाएगा 180 माइनस में कोण 1 बराबर आ जाएगा 180 माइनस एंगल 9। ठीक है, अब यहाँ से आप देखो कैसे भी 180 से 180 और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो कोण 1 बराबर कोण 9 हो जाएगा। ठीक है ना, तो अब यहाँ से कोण 180 माइनस कोण 1, तो 180 ये पूरा कोण हो गया, मतलब 1 2 3 और 4 का ही हो। इसमें से आपको कोण 1 घटाना है, ये वाला कोण 1 घटाना है, तो क्या बचेगा 2 + 3 + 4, और 2 + 3 + 4 क्या हो गया कोण AQ डैश। तो ये हो गया कोण AQ डैश बराबर 180 माइनस में आपको करना है कोण 9, तो कोण 9 में से आपको 180 में से कोण 9 घटाना होगा, तो ये घटा दो आप, तो क्या बचेगा A डैश Q डैश। तो हमारे पास में आ गया कोण A डैश Q डैश। देखो ये हो गया। अब ये हो गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं, त्रिभुज AQ डैश व त्रिभुज A डैश Q डैश में, ठीक है, और इनमें अगर अपन देखते हैं तो हमारे पास में देखिए कैसे क्या होगा। इन दोनों ही त्रिभुजों के बारे में अगर अपन देखें तो एक तो हमारे पास में आ गया ये कोण AQ डैश बराबर है हमारे पास में कोण A डैश Q डैश के बराबर दे रखे हैं हमें। साथ में इन दोनों के बराबर होने के अलावा हमने कोण 5 और कोण 10 को बराबर किया था, कोण 5 बराबर कोण 10, तो ये कोण और ये कोण बराबर हो गया, और बीच की भुजा QQ डैश जो है कॉमन है, QQ डैश बराबर है QQ डैश उभयनिष्ठ भुजा हो गई। तो ASA नियम से त्रिभुज कैसे हो गए, सर्वांगसम हो गए ना। तो त्रिभुज AQ डैश जो है सर्वांगसम होगा त्रिभुज A डैश Q डैश के। ठीक है, और अगर ये सर्वांगसम है तो संगत भुजाएं समान होगी, तो इन दोनों के सर्वांगसम होने से इनकी जो भुजाएं हैं AQ और A डैश Q बराबर हो गई। तो AQ बराबर हो गया हमारे पास में A डैश Q के। ठीक है, अब हम देखें त्रिभुज APQ और त्रिभुज A डैश PQ, APQ और त्रिभुज A डैश PQ, इन दोनों त्रिभुजों में आप देखिए, इन त्रिभुजों में आप देखते हैं तो ये AQ और A डैश Q ये दोनों हमने बराबर किए हैं पीछे भी, तो हमने AQ को बराबर किया है A डैश Q के। साथ में कोण 1 और कोण 9 हम लोग बराबर हैं सत्यापित कर चुके हैं, देखो यहाँ पे। और इसके अलावा ये भुजा PQ जो ये कॉमन है, तो मतलब PQ बराबर है PQ के। इसका मतलब SAS नियम से भुजा कोण भुजा नियम से त्रिभुज कैसे हो गए, सर्वांगसम हो गए। त्रिभुज APQ सर्वांगसम होगा त्रिभुज A डैश PQ के, और अगर ये त्रिभुज सर्वांगसम है इसका मतलब इनकी संगत भुजाएं बराबर होंगी, और संगत भुजाएं बराबर होंगी तो इस त्रिभुज की भुजा AP और इसकी भुजा A डैश P ये दोनों बराबर हो जाएंगी। तो AP बराबर आ जाएगा A डैश P के। ठीक है, AP बराबर हो जाएगा A डैश P के। इस प्रकार से ये तो हमने सत्यापित कर दिया यहाँ पे कि वास्तव में ये जो दोनों की दोनों हमने ये तो सत्यापित कर दिया। देखो एक चीज़ तो हमें इस चित्र से पता चल गई कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वो दर्पण के विपरीत ओर बन रहा है। ठीक है, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण से वो दर्पण के दूसरी दिशा में बनता है। ठीक है, वस्तु और प्रतिबिंब जो है एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, एक दूसरे के विपरीत दिशा में। अगर वस्तु जो है वो दर्पण के इधर की ओर रखी है, जैसे ये दर्पण है, तो वस्तु का आप इधर रखोगे तो प्रतिबिंब इधर बनेगा। ठीक है ना, समझ रहे हैं आप मेरी बात को। एक तो हमें पता चल गया इस चित्र के अनुसार। दूसरा आप देखिए एक बात और पता चलती है, हमने ये बोला है कि इनके जो आंकिक मान है इन दूरियों के ये भी बराबर है, मतलब दूरी जो है वस्तु की दूरी दर्पण से AP और प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी A डैश P ये दोनों बराबर है। मतलब हमने कहा है कि प्रतिबिंब जो है वो दर्पण के विपरीत और उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु रखी होती है। ठीक है ना, ये टॉपिक था जो पीछे दोबारा पूछा गया था एक बार अभी, तो मैंने आपको ये बताया है। और इस टॉपिक को अब आप देख लेना एक बार, इस डेरिवेशन को आप हल करने का प्रयास करना। अगर आप कोशिश करेंगे तो आपसे डेरिवेशन होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है ना, और यही नहीं कोई सा भी डेरिवेशन हो, ये जब तक आप हल नहीं करेंगे तब तक आपसे हल नहीं हो पाएंगे। आप कोशिश नहीं करोगे तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, आगे के कुछ टॉपिक्स हम देखते हैं, उनको देखने के लिए मैं कुछ बातें आपको एक बात ये बता देता हूँ। जैसे देखो ये हमारे पास में था समतल दर्पण। समतल दर्पण के लिए आपने सत्यापित कर दिया है कि जो प्रतिबिंब बनता है वो तो हमने चित्र से सत्यापित कर दिया है कि वो दर्पण के विपरीत ओर बनता है।
और गणितीय रूप से हमने ये सत्यापित कर दिया है कि दर्पण से उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनता है जितनी दूरी पर वस्तु रखी होती है। ठीक है, एक बात और देखना, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जैसे समतल दर्पण है तो समतल दर्पण के लिए आपको ये पूछा जाए कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है। ठीक है ना, तो वक्रता त्रिज्या से पहले हम लोग देखते हैं फोकस दूरी यानी एफ, ये कितनी होती है। अवतल दर्पण के लिए आपने बोला था कि वक्रता त्रिज्या माइनस में होती है, और उत्तल दर्पण के लिए हमने कहा था कि जो वक्रता त्रिज्या होती है ये वो प्लस में होती है। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि जो समतल दर्पण है इसके लिए फोकस दूरी जो है वो कितनी होती है ना। तो फोकस दूरी अवतल दर्पण के लिए माइनस में होगी और उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी प्लस में होगी। अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि वास्तव में ये जो फोकस दूरी है इसकी फोकस दूरी कितनी होती है समतल दर्पण की। तो हम प्रयास करें इसको देखने का। देखो, एक बात आपको ये ध्यान रखनी है, पूछा गया प्रश्न है सीबीएसई में कि समतल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो कितनी होती है। कितनी होती है समतल दर्पण की फोकस दूरी? अनंत होती है। अगर इस आधार पे आपसे पूछा जाए कि अगर समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत है तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इसकी जो वक्रता त्रिज्या है वो कितनी होगी? देख तो प्रश्न हमने क्या बोला था, हमने बोला है कि यदि किसी समतल दर्पण है और कोई समतल दर्पण आपको दिया गया है और उसकी फोकस दूरी हम ये बोल रहे हैं कि अनंत होती है। ठीक है, तो यदि समतल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो अनंत है तो इसका मतलब आपको उससे ये पूछा जाए कि इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी, क्या आप ये बता सकते हैं? तो देखिए, वक्रता त्रिज्या r बराबर हमारे पास में क्या होता है, 2f होता है। क्या वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की दोगुनी होती है, या फिर फोकस दूरी जो है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है ना, तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 2 और इनटू में f का मान कितना आ गया, अनंत, तो बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास में, अनंत आ जाएगा। ठीक है, समझे आप मेरी बात को? मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो वक्रता त्रिज्या है वो कितनी होती है, अनंत होती है इसकी। ठीक है, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होगी और साथ में समतल दर्पण की फोकस दूरी जो है वो अनंत होगी। तो वक्रता त्रिज्या वाला तो इतना कुछ नहीं है, ये नहीं पूछा जाता है। सीधी सपाट सी बात है कि अगर हमें वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी मिल जाएगी तो स्पष्ट है कि हम वक्रता त्रिज्या ज्ञात कर सकेंगे। तो हमें ये नहीं पूछा जाता, सामान्यतः ये पूछा जाता है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी, और समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी, अनंत होगी। ठीक है, अब इन पे आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स को हम लोग हल करेंगे, लेकिन इन न्यूमेरिकल्स को हल करने के लिए हम लोग पहले कुछ चीज़ें देख लेते हैं। एक तो हम ये देखते हैं जो टॉपिक हमने पीछे छोड़ दिया था, अभी अंत में बताने के लिए छोड़ दिया था, उपयोग। ठीक है, कौन से दर्पणों के? गोलीय दर्पणों के उपयोग। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक तो उत्तल दर्पण होता है और एक अवतल दर्पण होता है। ठीक है, तो हमें इन दोनों ही प्रकार के गोलीय दर्पणों के उपयोग देखने हैं, है ना। हम देखते हैं, देखो वास्तव में गोलीय दर्पण क्या होते हैं और कहाँ कहाँ ये काम में आ सकते हैं। ठीक है, तो इनके उपयोग अगर अपन देखें, देखिए कैसे हम सत्यापित करेंगे इसको। तो देखो क्या होता है, इनके उपयोग के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। देखो क्या होगा, किस प्रकार से होगा, प्रयास करें। हमें टॉपिक हमारा क्या है, गोलीय दर्पणों के उपयोग या गोलीय दर्पण के उपयोग। और इसमें पहला हम देख रहे हैं जैसे अवतल दर्पण के लिए। ये अवतल दर्पण के लिए जो उपयोग है कहाँ कहाँ होता है। देखें अवतल दर्पण के उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं, इसके बारे में भी हम लोग देखते हैं। देखो एक तो आपने जो टॉर्च आती थी पहले, है ना, इस प्रकार की जो टॉर्च आती थी, उस टॉर्च में जो बल्ब लगा हुआ होता है ना आगे, उस बल्ब के पीछे इस प्रकार की आकृति होती है, यहाँ पे वो बल्ब लगा हुआ होता है, ऐसा होता है ना, इस प्रकार की वो आकृति होती है, ये यहाँ पे बल्ब लगा हुआ होता है। ये इस प्रकार की जो आकृति है, अपारदर्शी आकृति है, क्या होती है, अवतल होती है ना। तो मतलब आप ये बोल सकते हो कि टॉर्च जो होती है उसमें इसका उपयोग हो सकता है। ठीक है, स्ट्रीट लाइट्स में इसका उपयोग होता है, गाड़ी की जो हेडलाइट है उसमें इसका उपयोग होता है। ठीक है, मतलब आप इसमें बोल सकते हो कि टॉर्च में इसका उपयोग होगा, स्ट्रीट लाइट में इसका उपयोग होगा और गाड़ी की हेडलाइट में इसका उपयोग होगा। ठीक है, दूसरा आप देखिए, जो छतरी लगती है हमारे घर पे टीवी वाली, इस प्रकार से तो होती है वो, तो जो डिश एंटीना होता है उसमें
इसमें। तीसरा अगर अपन देखें डिश एंटीना होता है, इसमें अगर अपन देख रहे हैं टॉर्च में, स्ट्रीट लाइट में और हेडलाइट में हम इसका उपयोग देख रहे थे, डिश एंटीना में इसका उपयोग देख रहे थे। और साथ में अब देखो आप, एक तो जो दंत रोग विशेषज्ञ होते हैं, जो डेंटिस्ट होते हैं, वो आपके दांतों का बड़ा प्रतिबिंब बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना, समझे आप मेरी बात को। तो बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए दंत रोग विशेषज्ञ जो हैं वो इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। दंत रोग विशेषज्ञ जो हैं वो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं हमारे दांतों का बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए, ठीक है। कुछ सौर भट्टियां होती हैं, जो सौर भट्टियां होती हैं उनके अंदर कुछ सौर भट्टियों में जो बड़े समतल दर्पण का, बड़े अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, ठीक है ना, समझिए मेरी बात को आप। सौर भट्टी में उपयोग होता है किसका, बड़े अवतल दर्पण का उपयोग होता है, ठीक है। बड़े अवतल दर्पण का उपयोग होता है। इसके अलावा अगर अपन देखें, अब आगे अगर अपन देखें इसमें, और इसके अलावा जैसे आपने, जैसे हाँ, एक जो नाई है वो आपकी जैसे कटिंग करता है, शेविंग करता है, ठीक है ना, तो आपके चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वो कौन से दर्पण का उपयोग करेगा, अवतल दर्पण का उपयोग करेगा, ठीक है ना। मतलब इसको आप शेविंग दर्पण के रूप में, शेविंग मिरर यानी कि शेविंग दर्पण के रूप में, ठीक है, शेविंग दर्पण के रूप में इसका उपयोग होता है। और इसके अलावा अगर अपन देखें, जो घड़ी साज वाले हैं, मतलब घड़ी को सुधारने वाले, है ना, वो घड़ी के छोटे पुर्जों का प्रतिबिंब देखना चाहते हैं, और उन छोटे पुर्जों का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वो किसका उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। मतलब आप ये बोल सकते हो कि घड़ी साज द्वारा किसका उपयोग होता है, घड़ी के छोटे पुर्जों का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए कौन से दर्पण का उपयोग होता है, अवतल दर्पण का उपयोग होता है, ठीक है, समझे आप मेरी बात को। इसके अलावा जो टीवी लगती है, उस टीवी के अंदर एक पिक्चर ट्यूब होती है, उस पिक्चर ट्यूब के जस्ट पीछे, जैसे ये पिक्चर ट्यूब है, उसके पीछे इस प्रकार की एक आकृति होती है, इस प्रकार की ये जो आकृति है, इसके अंदर ये पिक्चर ट्यूब लगती है, तो ये जो आकृति है कौन सी हो गई, अवतल हो गई ना। तो टेलीविजन यानी टीवी सेट्स जो होते हैं उनके अंदर भी इसका उपयोग होता है, ठीक है। ये कुछ उपयोग थे किसके, अवतल दर्पण के। और अब हमें उपयोग देखने हैं किसके, उत्तल दर्पण के। तो देखो दूसरा उपयोग हम लोग देखिए यहाँ से, उत्तल दर्पण जो है इसके उपयोग, उत्तल दर्पण के लिए इनके अगर हम लोग उपयोग देखते हैं तो देखिए क्या होगा और किस प्रकार से होगा। पहला इसका उपयोग देखिए आप, जो वाहन होते हैं उनके अंदर पश्च दृश्य दर्पण के रूप में इसका उपयोग होता है। पीछे देखने वाले जो दर्पण, मिरर नहीं लगे होते क्या भाई, बाइक पे, गाड़ियों पे साइड में, दोनों साइड में मिरर लगते हैं, दर्पण लगते हैं पीछे देखने के लिए, ड्राइवर पीछे देखता है उससे पीछे कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है, उसमें हम लोग किसका उपयोग करते हैं, उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। पश्च दृश्य दर्पण इसको हम बोलते हैं, ठीक है ना। मतलब गाड़ियों में पश्च यानी पीछे का, दृश्य यानी कि दृश्य देखने के लिए पश्च दृश्य दर्पण के रूप में, ठीक है, इनका उपयोग होता है। इनका उपयोग वाहनों में पश्च दृश्य दर्पण के रूप में होता है इनका उपयोग। और आगे अगर अपन देखें इसमें पश्च दृश्य दर्पण के रूप में इसका उपयोग होता है, तो अब हमारे मन में एक प्रश्न ये बनता है कि गाड़ियों में पीछे देखने के लिए जो दर्पण लगा हुआ होता है उसके रूप में उत्तल दर्पण का ही उपयोग क्यों होता है, अवतल का उपयोग क्यों नहीं हुआ या समतल का उपयोग क्यों नहीं हुआ। तो पहली बात तो ये है कि पीछे से आने वाला जो वाहन है वो हमेशा हर स्थिति में हमें सीधा दिखना चाहिए, हमेशा हर परिस्थिति में हमें सीधा ही दिखना चाहिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। दर्पण के अंदर उसका प्रतिबिंब तो आपको कम से कम सीधा दिखना चाहिए ना। अगर वो गाड़ी आपको पीछे से आती हुई गाड़ी आपको उल्टी दिखेगी तो हम लोग उसको मैनेज नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो पहली बात तो ये है कि हर स्थिति में प्रतिबिंब हमें सीधा प्राप्त होना चाहिए, ठीक है। और हर स्थिति में सीधा प्रतिबिंब कौन से दर्पणों से प्राप्त होता है, एक तो समतल दर्पण से और एक उत्तल दर्पण से, ठीक है। तो अब इसका मतलब ये है कि अवतल दर्पण तो हट गया, अब दो में से हमें सेलेक्ट करना है कि समतल दर्पण होगा या फिर उत्तल दर्पण होगा और क्यों होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बोला है कि उत्तल दर्पण का उपयोग होता है, तो इसमें से एक बेनिफिट तो ये हो गया कि इससे हमेशा सीधा प्रतिबिंब मिलता है किसी वस्तु का। दूसरी बात, उत्तल दर्पण जो है इस प्रकार से होता है, मतलब ये बाहर की तरफ वक्रित होता है ना,
बाहर की तरफ वक्रित होने के कारण से इसका जो दृष्टि क्षेत्र होता है वो ज्यादा होता है, मतलब ये ज्यादा दूरी तक की वस्तुएं आपको दिखा सकता है, ठीक है ना, ज्यादा दूरी तक की वस्तुएं आपको दिखा सकता है, ठीक है, समझ रहे हैं आप मेरी बात को, है ना। तो एक बात तो ये है कि ये जो दर्पण है इससे हमेशा सीधा और आभासी प्रतिबिंब मिलता है, इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। इसके साथ में ये बाहर की ओर वक्रित होता है, इसका अर्थ ये हुआ कि इसके बाहर की ओर वक्रित होने का मतलब है कि इसका जो दृष्टि क्षेत्र होता है वो ज्यादा होता है, ठीक है, मतलब ज्यादा दूरी तक का आपको पीछे का वाहन दिखाई देंगे, ठीक है, दो बातें हो गई। और तीसरी बात और देखना आप, समतल दर्पण जो होता है उसके लिए हमने बोला था कि समतल दर्पण से किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब बनने के लिए शर्त होती है कि दर्पण का जो आकार है वो कम से कम वस्तु के आकार से का आधा तो होना ही चाहिए, ज्यादा हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर दर्पण जो है वो वस्तु के आकार से छोटा है, वस्तु के आकार के आधे से भी कम है, तो इसका मतलब उसमें वस्तु का पूरा प्रतिबिंब प्राप्त नहीं होगा, ठीक है ना। अब जो गाड़ियां आती हैं पीछे से, ट्रक आ सकता है, बड़े वाले ट्रक आ सकते हैं, कोई गाड़ी आ सकती है, ठीक है ना, तो जो गाड़ियां पीछे से आती हैं उन गाड़ियों का प्रतिबिंब आपको इस साइड वाले दर्पण में देखना है। तो साइड वाला दर्पण कितना बड़ा होता है, लगभग इतना बड़ा होता होगा, हाँ, और जो गाड़ियां आती हैं क्या उनके आकार की तुलना में आधा है, नहीं है, मतलब हम एक बात तो ये कह सकते हैं कि चूंकि इस दर्पण समतल दर्पण अगर हम लगाते तो उसका आकार पीछे आने वाले जो वाहन होते हैं उनके आकार के आधे से कम हो जाता है, इसलिए उसका पूरा प्रतिबिंब नहीं बनता। पूरा प्रतिबिंब नहीं बनता तो ऊपर का कट जाता और नीचे का कट जाता, बीच का आपको केवल वो ढांचा दिखता कुछ कुछ, तो उससे हमें ये समझ में नहीं आता कि ये है क्या, बस है, ट्रक है, या कुछ और है, ये आफत क्या है, ठीक है ना। तो इसलिए तीन कारण हो गए कि हमने पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किसका उपयोग किया था, उत्तल दर्पण का उपयोग किया था। तीन कारण थे, तीन कारणों में से पहला आपने क्या बोला था, पहला तो हमने बोल दिया कि भाई इससे हमेशा सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, ठीक है ना, हमेशा ही सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, एक बात तो हमें ये प्राप्त हो गई। दूसरा इसका कारण ये है कि इससे ये जो समतल ये जो क्या बोलते हैं उत्तल दर्पण है ये बाहर की ओर वक्रित होता है, बाहर की ओर वक्रित होता है, जिससे क्या होगा, इनके बाहर की ओर वक्रित होने के कारण से दृष्टि क्षेत्र अधिक हो जाता है, दृष्टि क्षेत्र अधिक हो जाता है। और तीसरा और अंतिम कारण इसमें आपने बोला था कि समतल दर्पण जो है उसका उपयोग नहीं हो सकता क्योंकि इसका जो आकार है वो पीछे आने वाले वाहनों के आकार से अधिक होता है, नहीं कम होता है, सॉरी, ठीक है ना, समझे आप मेरी बात को। समतल दर्पण जो है का आकार पीछे वाले जो वाहन होते हैं उनके आधे से कम होता है, पीछे आने वाले वाहनों से के आधे से कम होता है, ठीक है। ये इसके हो गए तीन कारण। तो हमने अभी तक के इसके तीन कारण क्या देखे हैं, भाई उत्तल दर्पण का पश्च दृश्य दर्पण के रूप में उपयोग होता है, इसी का क्यों होता है, क्योंकि इससे हमेशा सीधा और आभासी प्रतिबिंब मिलता है। तो अवतल दर्पण तो कैंसिल हो गया यहाँ से, क्योंकि उससे हर स्थिति में सीधा और आभासी प्रतिबिंब नहीं मिलता, या तो समतल होगा या तो उत्तल होगा, ये दो ही दर्पण हो सकते हैं। अब उत्तल दर्पण जो है इसका दृष्टि क्षेत्र ज्यादा होता है क्योंकि इसका जो है दर्पण ये बाहर की ओर वक्रित होता है। तीसरा और अंतिम बिंदु इसमें आपने बोला कि समतल दर्पण जो है उसका आकार पीछे आने वाले वाहनों के आकार के आधे से भी कम होता है। और समतल दर्पण के लिए एक शर्त होती है कि अगर किसी समतल दर्पण में आपको किसी वस्तु का, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब प्राप्त करना है तो ये शर्त है कि जो समतल दर्पण का जो आकार है ना, कि जो उसकी जो ऊंचाई है, व्यक्ति की ऊंचाई की आधी जो व्यक्ति की जो ऊंचाई है ना उसकी आधी से ज्यादा हो या फिर उसके बराबर हो। कम से कम व्यक्ति की ऊंचाई की आधी तो होनी ही चाहिए, इससे ज्यादा होती है बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरा इसका उपयोग देखें हम लोग, अगर दूसरा हम उपयोग देखते हैं इसमें क्या होता है, किस प्रकार से होता है समतल दर्पण के बारे में। तो उत्तल दर्पण के लिए इसका दूसरा उपयोग देखिए, आजकल जो नए जो एटीएम मशीन्स आती हैं उनके अंदर भी उत्तल दर्पण का उपयोग होता है, ठीक है ना। जो एटीएम मशीन होती हैं उनमें भी आजकल किसका उपयोग होता है, उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। क्यों, आपकी तस्वीर को कैप्चर करने के लिए, स्टोर करने के लिए जो दर्पण लगा हुआ होता है ना वो कौन सा होता है, उत्तल दर्पण होता है, ताकि आपको इसमें आपका सीधा प्रतिबिंब दिखाई दे सके, ठीक है ना, समझे आप मेरी बात को। तो इसमें उत्तल दर्पण का उपयोग होता है एटीएम मशीन के अंदर। तो हमने उत्तल दर्पण के उपयोग देख लिए और साथ में हमने अवतल दर्पण के उपयोग भी देख लिए, ठीक है। तो ये जो थे हमारे पास में
अब तक का डेरिवेशनल और थ्योरेटिकल पोर्शन हो गया है। अब हमें इसमें न्यूमेरिकल्स शुरू करने होंगे कि वास्तव में किस प्रकार से इसके सवाल हल किए जा सकते हैं, इनके आंकिक प्रश्नों को किस रूप में आप हल कर सकते हो, तो उनके बारे में भी हम लोग देखते हैं। देखो क्या होगा और किस प्रकार से होगा। जो आंकिक मान होते हैं, आपको दिए गए जो आंकिक मान होंगे वो आपको प्रश्न के साथ में ये बता देंगे कि इसका जो हल है वो किस प्रकार से होना चाहिए। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। देखो हम कोशिश करते हैं कि वास्तव में किस प्रकार से इसका सवाल, किसी प्रकार से इसका हल हो सके। तो देखिए एक प्रश्न आपको दिया गया है कि कोई वस्तु जो है वो 15 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। तो प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है, प्रकृति बतानी है और आवर्धन की क्षमता परिकलित करनी है। ठीक है ना। एक वस्तु जो 15 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रख रखी है। देखो देखते हैं हम लोग। वस्तु की दूरी जो है वो 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या आपको दे रखी है 15 सेंटीमीटर। और हमें ये ज्ञात करना है कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, उसकी प्रकृति क्या होगी। ठीक है, देखो करते हैं, कोशिश करते हैं हम लोग क्या होगी और किस प्रकार से होगी। आपकी किताब का तीसरा एग्जाम्पल है ये, एग्जाम्पल 3। ठीक है, हमने बोला है कि एक वस्तु जो है वो 15 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। कोई वस्तु 15 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रख रखी है आपने। तो जो वक्रता त्रिज्या है कैपिटल आर का मान आपको कितना दे रखा है, 15 सेंटीमीटर। कौन सा दर्पण है ये, अवतल दर्पण बोला है प्रश्न में। और अवतल दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या किसमें होती है, माइनस में। तो ये माइनस में आ गई। ठीक है, ये माइनस में आ गई। तो फोकस दूरी एफ का मान कितना होगा, वक्रता त्रिज्या का आधा, तो 15/2। और ये भी सेंटीमीटर में आ गया, लेकिन फोकस दूरी भी बाईं ओर होती है इसलिए माइनस में आएगी। और वस्तु की जो दूरी है यू, वो हमेशा ही माइनस में होती है हर एक दर्पण के लिए और हर एक लेंस के लिए। और वो कितनी दे रखी है आपको, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर की दूरी पर दे रखी है आपको। फोकस दूरी आपको दे रखी है कितनी, 15/2 यानी 7.5 सेंटीमीटर। और उसकी दोगुनी हो गई वक्रता त्रिज्या। ठीक है, तो आप इस बात की परिकल्पना इस आंकिक मान से कर सकते हैं कि वास्तव में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कैसा बनना चाहिए। ठीक है, तो हम देखते हैं, देखो वास्तव में कहाँ बनता है प्रतिबिंब। जैसे ये अवतल दर्पण है, ये मुख्य अक्ष है, ये P हो गए, ये F हो गया और ये C हो गया। ठीक है ना। F का मान आपको कितना दे रखा है, 7.5। और ये पूरी दूरी आपको कितनी दे रखी है, 15। और हमने ये बोल रखा है भाई ये तो R हो गई, ये हो गई F। और हमने क्या बोल रखा है कि वस्तु 10 सेंटीमीटर पे है ना। 7.5 के बाद में और 15 से पहले 10 का मतलब यहाँ पे आ गई वस्तु। तो वस्तु कहाँ पे आ गई, ये तो C है और ये F है। C और F के बीच में वस्तु आ गई। और यदि वस्तु C और F के बीच में आ रही है तो इसका मतलब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। यदि वस्तु C व F के मध्य बनती है, प्राप्त दे रखी है आपको, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा इसका। वस्तु है C और F के बीच में, तो प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा इसका, प्रतिबिंब बनेगा अनंत और C के बीच में। आपको पीछे प्रतिबिंब की स्थितियां बता रखी हैं। यदि वस्तु C और F के मध्य होती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत व C के मध्य बनता है। और ये जो प्रतिबिंब है कैसा होगा, उल्टा होगा और वास्तविक होगा। और साथ में वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होना चाहिए। ठीक है ना, है ना। तो अनंत व C के मध्य बनता है, यहाँ पे अनंत है तो अनंत और C के बीच में यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा। C के बाद में बनेगा ना, मतलब प्रतिबिंब की जो दूरी है वो सीधी सी बात है 15 सेंटीमीटर से ज़्यादा आएगी और अनंत से कम आएगी। ठीक है, एक बात तो ये, मतलब आपको जो आंकिक मान मिलेंगे मैं अभी आपको ज्ञात करके भी बता दूंगा। वो मैं यहाँ से आपको देखने का तरीका बता रहा हूँ। वो एक तो V का जो मान है वो 15 सेंटीमीटर से ज़्यादा होना चाहिए, 15 से ज़्यादा होगा। ठीक है, माइनस में होगा, लेफ्ट साइड में बन रहा है इसलिए, और साथ में माइनस में होगा क्योंकि लेफ्ट साइड में बन रहा है प्रतिबिंब इसलिए। दूसरा जो प्रतिबिंब है ये कैसा होगा, उल्टा होगा और वास्तविक होगा और वस्तु से बड़ा होगा। उल्टा, वास्तविक और वस्तु से बड़ा हो जाएगा। समझे आप मेरी बात को, है ना। ये हो गया हमारे पास में इससे बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में। अब हमें देखते हैं, देखो हमें पूछा एक तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति के लिए आपको V ज्ञात करना होता है, प्रतिबिंब की प्रकृति के लिए आपको M ज्ञात करना पड़ता है। देखो देखते हैं हम लोग।
दर्पण सूत्र आप लगाइए, 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u। तो हमें v का मान याद करना है, तो 1/v बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास में 1/f, और ये इधर ले आओ तो माइनस में आ गया 1/u। तो यहाँ से 1/ और f का मान कितना है हमारे पास में माइनस का 15/2, तो माइनस का ये 15 और बट्टा वाला जो 2 है ये चला गया ऊपर। फिर माइनस 1/ और u का मान हमारे पास में कितना है माइनस का 10, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस में 10। ठीक है, तो यहाँ पे एलसीएम आ गया हमारे पास में 30 में आपने 15 भाग दे दिया, 2 बार गया, 2 को इससे गुणा करो तो माइनस का 4 आ गया, प्लस में यहाँ पे आ गया 3, माइनस का 1/30 आ गया, 1/v का मान है ये। तो v का मान ज्ञात करने के लिए इसका उल्टा कर दो तो कितना हो गया माइनस में 30 सेंटीमीटर। ठीक है, v का मान माइनस में 30 आ रहा है, पहली बात तो v का मान माइनस में आ रहा है, दूसरी बात v का जो आंकिक मान है वो 15 से ज़्यादा आ रहा है और वास्तव में आ भी रहा है, मतलब c और f के मध्य अनंत व c के मध्य प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। अब हम इसकी प्रकृति देखें, प्रतिबिंब की प्रकृति के लिए हमें m ज्ञात करना होगा। तो m बराबर हमारे पास में क्या होता है माइनस का v/u, तो माइनस और v का मान कितना है हमारे पास में माइनस में 30 बट्टा u का मान कितना है माइनस में 10, तो इस माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो m बराबर कितना आ जाएगा, ये तो माइनस का निशान बच गया और यहाँ पे बच गया 3। तो m का मान माइनस में आ रहा है, इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा होगा, m का मान माइनस में है तो ऋणात्मक चिन्ह m का क्या बताता है हमें कि प्रतिबिंब कैसा है, उल्टा है और वास्तविक है, क्योंकि उल्टे प्रतिबिंब के लिए m का मान माइनस में होता है। और साथ में अब आप ऋणात्मक चिन्ह को मत देखो, अब आप आंकिक मान देखो, 3 है और ये आंकिक मान जो 3 आपको प्राप्त हो रहा है ये 1 से बड़ा आंकिक मान है, और यदि m का आंकिक मान 1 से बड़ा होता है तो वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, और वस्तु से बड़ा जो प्रतिबिंब है इसे हम लोग आवर्धित प्रतिबिंब भी कहते हैं। ठीक है, इसे हम लोग आवर्धित प्रतिबिंब भी कहते हैं। ठीक है, तो देखो एक बात तो यहाँ से ये है कि इसमें आपको दिए गए आंकिक मान के आधार पे पता चल जाता है कि प्रतिबिंब की प्रकृति क्या हो सकती है, प्रतिबिंब कहाँ बनना चाहिए। ठीक है, अब इससे आगे भी कुछ और आंकिक प्रश्नों को हम हल करने का प्रयास करेंगे, लेकिन वो हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, तब तक आप अगर आपको इस प्रकार का कोई और आंकिक प्रश्न मिलता है तो उसको आप हल करने का प्रयास कीजिएगा। धन्यवाद।